हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो ये है 6 अक्टूबर करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका सेशन है या फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, जितना भी करंट अफेयर्स में कवर किया गया है, सब चीज़ें आपको समझ में आ पाएँ। तो क्या बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, साथ साथ पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आर सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। इनको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी चल रही है, यानी ये सभी कोर्सेज चल रहे हैं और इन सभी कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। और इनको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़। तो सबसे पहले GS2 से पॉलिटी एंड गवर्नेंस से न्यूज़ आ रही है। तमिलनाडु में जो नई ब्रेकफास्ट स्कीम लागू की गई है, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने मदुरई कॉरपोरेशन प्राइमरी स्कूल में स्टार्ट की है चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम बच्चों के लिए। जो क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक के जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। द स्कीम कवर्स अराउंड 1.14 लाख स्टूडेंट्स, यानी करीब करीब 1 लाख से ऊपर बच्चों को कवर किया जाएगा। 1500 से ज़्यादा स्कूल्स में, 417 म्यूनसिपल स्कूल्स हैं उसमें, 163 म्यूनसिपलिटी के स्कूल्स हैं और 728 ताल्लुक और गाँव के स्कूल्स हैं। तो आइडिया किस तरह से इवॉल्व हुआ अगर हम देखें, तो नवंबर 1920 की अगर हम बात करें, यानी यहाँ से 100 साल पहले जाएँ या 102 साल पहले जाएँ, मद्रास जो कि उस टाइम पे मद्रास हुआ करता था और आज के टाइम पे जो चेन्नई है, मद्रास कॉरपोरेशन काउंसिल ने एक प्रपोजल दिया कि भाई टिफ़िन देना चाहिए बच्चों को टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉरपोरेशन स्कूल एट 1000 स्लाइड एट अ कॉस्ट नॉट एक्सीडिंग 1 आना पर स्टूडेंट पर डे। उस टाइम पे एक आने की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, तो उनका कहना यह था कि एक आना पर डे के हिसाब से, पर स्टूडेंट के हिसाब से बच्चों को खाना मिलना चाहिए। पी थियागराय चेट्टी, द देन प्रेसिडेंट ऑफ द कॉरपोरेशन एंड वन ऑफ द स्टालवर्ट्स ऑफ द जस्टिस पार्टी, सेट द बॉयज़ स्टडिंग एट द स्कूल वर पुअर। उनका कहना ये था, चेट्टी का कहना ये था कि उस टाइम पे जो लड़के वहाँ पढ़ रहे थे, बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे थे, वो थोड़े गरीब थे और वो खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। विच अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्टीट्यूशन ग्रेटली। जो इंस्टीट्यूशन यानी कि जो संस्था है, उसके उस पर जो इफेक्ट पड़ता है, उसका जो इफेक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। आप कुछ इस तरह समझिए कि भूखे पेट कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा या आप भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे वही चाह रहे थे कि बच्चा सिर्फ इस लालच में आ जाए स्कूल कि अगर उसको खाना भी मिलेगा तो बहुत अच्छे से वो आ पाएगा, और उसके पेरेंट्स भी उसको भेजने के लिए प्रोत्साहित होंगे कि ठीक है, बच्चों को खाना वहाँ मिलेगा तो बच्चा हमारा पढ़ भी लेगा और वो खाना भी खा लेगा। द स्कीम विच वॉज एक्सटेंडेड टू 4 more schools and facilitated higher enrollment of students suffered a setback in 1925, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मिड डे मील स्कीम पे जो खर्चा हो रहा था उसको मना कर दिया। इसको यानी कि इस स्कीम को झटका लगा जो पी चेट्टी ने जो स्कीम लागू की थी, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने मना कर दिया। इट वाज रिवाइव्ड 2 years लेटर, लेकिन 2 साल बाद इसको वापस से रिवाइव किया गया, जिससे कि 1000 से ज़्यादा पुअर स्टूडेंट्स को 25 स्कूलों में उस टाइम पे फ़ायदा दिया गया। फिर ये जो कॉन्सेप्ट था, इसमें एक स्टेट वाइड एप्लीकेशन हुआ जब भारत आज़ाद हो गया, और उसके बाद पूरे राज्य भर में इसको लागू किया गया 1956 में। वैन द देन चीफ मिनिस्टर के कामराज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री नून मील। अब देखिए, नून में यानी कि दोपहर का जो खाना था वो फ्री देने लगे बच्चों को इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स अक्रॉस द स्टेट। तो पूरे तमिलनाडु राज्य में सभी बच्चों को, जितने भी प्राइमरी स्कूल्स थे, 1st to 5th के जो स्कूल्स थे, वहाँ पे इनको खाने को दिया जाने लगा। तो बजट फॉर 1956-1957 कंटेन्ड अ प्रोविजन फॉर सप्लाइंग मिड डे मील्स टू स्कूल चिल्ड्रन फॉर 200 days अ ईयर। तो एक साल में 200 दिन उनको खाना मिलेगा, जिसमें 65,000 बच्चे कवर किए जाएंगे, 1300 सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पे इनको खाना मिल पाएगा।
जुलाई 1982 में इट वॉज लेफ्ट टू द देन चीफ मिनिस्टर MG रामचंद्रन, जिनको MGR भी कहा जाता है, टू एक्सटेंड द प्रोग्राम टू चिल्ड्रन इन द 2 to 5 एज ग्रुप इन आंगनवाड़ीज एंड दोज इन 5 to 9 एज ग्रुप इन प्राइमरी स्कूल्स। उसके बाद 1982 में जिस टाइम पे पूरे देश भर के अंदर एक मुहिम चली हुई थी कि हमको सोशलिस्ट मेजर्स लेने हैं, समाजवादी मेजर्स लेने हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करना है, और उस टाइम पे सरकारों के ने इतना ज़्यादा काम किया कि बाद में बेल आउट होना पड़ा, यानी कि IMF से बेल आउट होना पड़ा, इतना ये नौबत आ गई थी। तो जुलाई 1982 में जो उस टाइम पे MGR थे, उन्होंने इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया कि आंगनवाड़ीज़ में जो 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनको भी खाना दिया जाएगा, और उसके बाद 5 साल से लेकर 9 साल तक के जो प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे थे उनको भी खाना दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पूरे भारत देश के अंदर जो ये फ्री मील का कल्चर लाया गया, जो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है कि वो स्कूल आएँ और उनकी पढ़ाई भी हो रही है, उनको खाना भी मिल रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव लिया हमेशा, ये तमिलनाडु ने लिया। सब्सिक्वेंटली द स्कीम नाउ कॉल्ड पुराची थलाईवार MGR न्यूट्रिशियस मील प्रोग्राम, इसको फिर शहरी क्षेत्रों में भी एक्सटेंड कर दिया गया। सिंस सितंबर 1984 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को भी इस स्कीम में कवर किया जाने लगा। यानी कि अब तमिलनाडु के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे एक आंगनवाड़ी जाने से लेके बच्चा जो 10th क्लास तक का बच्चा जा रहा है, वहाँ सबको खाना मिलेगा। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन इम्प्रूवमेंट्स टू द प्रोग्राम। फिर M करुणानिधि आते हैं चीफ मिनिस्टर में, इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ बॉइल्ड एग्स वंस एवरी फोर्टनाइट, यानी हर 15 दिन में आपको बॉइल्ड एग्स भी मिलेंगे। जून 1989 में ये स्टार्ट किया गया। फिर उनकी जो सक्सेसर आई जयललिता, इन मार्च 2013 एक्सटेंडेड द स्कीम बाय इंक्लूडिंग वैरायटी मील्स अलॉन्ग विद मसाला एग्स एज पर द चिल्ड्रंस चॉइस, यानी कि बच्चों की चॉइस के हिसाब से कि जो बच्चों को पसंद होगा वहाँ पे उस हिसाब से मेन्यू तैयार करवाया गया, और मसाला एग्स वगैरह ये सब चीज़ें भी उन्होंने उसमें डाली गई। तो अब उसके बाद जब ये सब लंच के लिए मिड डे मील स्कीम चलाई रही थे, अब तमिलनाडु ने वापस एक कदम आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर ब्रेकफास्ट स्कीम को भी लॉन्च किया है। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, अगर हम देखें तो 46 लाख बेनिफिशरीज होंगे, यानी 46 लाख बच्चे होंगे जो इसको बेनिफिट लेंगे इससे, और 43,000 से ज़्यादा वहाँ पे मील सेंटर्स हैं। दिस इंक्लूड्स 3500 स्टूडेंट ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्पेशल स्कूल्स, तो स्पेशल स्कूल से बच्चे होंगे। स्टेट बजट फॉर 2022-23 हैज़ प्रोवाइडेड अराउंड 2,000 करोड़ रुपए फॉर द न्यूट्रिशन मील प्रोग्राम। तो जो राज्य का बजट था 2022-23 का, उसमें 2,000 करोड़ रुपए जो हैं इस चीज़ के लिए आवंटित किए गए हैं। बिसाइड्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कोलैबोरेटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS, जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने स्टार्ट की थी, एंड द न्यूट्रिशियस मील प्रोग्राम, 15 लाख बच्चे जो हैं एज ग्रुप ऑफ 2+ to 5+ ईयर्स रिसीव न्यूट्रिशियस मील्स। तो ICDS जो है, यानी कि आंगनवाड़ी स्कीम जो है, वो ICDS प्रोग्राम के तहत ही आता है। 1975 में स्टार्ट किया गया था। तो वहाँ पे 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को खाना मिलता है। तो अगर हम ये देखें कि स्कूल एजुकेशन में, यानी कि विद्यालय की जो शिक्षा है, प्राथमिक विद्यालयों की जो शिक्षा है, उसमें मिड डे मील स्कीम का क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हम देखें, अगर हम ज़मीनी स्तर पे देखें तो भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है इससे, और कागज़ों के हिसाब से देखें तो भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। बस बात यह आती है कि जो स्कूल के हेडमास्टर्स हैं, 5th क्लास तक के स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं कहा जाता है, हेडमास्टर कहा जाता है। तो जो हेडमास्टर्स हैं वो लालच ना करें, अगर बच्चों के लिए फ्रूट्स हैं तो उनके लिए फ्रूट्स मंगवाएं, और मेन्यू में, और बच्चों के लिए अगर दूध है तो बच्चों को दूध प्रोवाइड करें, उस पैसे को ना बचाएं। ये डिपेंड करता है वहाँ के जो हेडमास्टर्स हैं उनके लालच के ऊपर। आफ्टर द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द मिड डे मील स्कीम इन 1982, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, यानी बच्चे कितने एनरोल कर रहे हैं प्राइमरी लेवल पे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक, वो 10% बढ़ गया। बढ़ना ही था, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे। यानी वो सोचते थे कि अगर बच्चा हमारे साथ हमारे काम पे जाएगा तो बच्चा भी 10-20 रुपये कुछ कमाएगा और उससे हमारा घर चल पाएगा। लेकिन अगर उनको ये आश्वासन मिल जाए, वो इस चीज़ से आश्वस्त हो जाएं कि उनको इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, या उनको इस चीज़ की कोई चिंता नहीं करनी कि उनके बच्चे को खाना कहाँ से मिलेगा, तो वो खुशी खुशी अपने बच्चों को स्कूल भेज देंगे, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करे। एज़ कम्पेयर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड इन 1981, बॉयज़ के एनरोलमेंट में 12% की वृद्धि हुई और गर्ल्स के एनरोलमेंट में 7% की वृद्धि हुई। तो वेयर शुड द प्रोग्राम फोकस मोर, तो अनीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तमिलनाडु में, यानी आयरन की कमी, स्पेशली अमंग विमेन एंड चिल्ड्रन, सेज द 2019-2021 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी कि NFHS 5 की जो रिपोर्ट ये कह रहा है कि तमिलनाडु के अंदर अनीमिया एक बहुत बड़ी समस्या है। फ्रॉम 50% ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 2015-16
NFHS4 द प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया इन चिल्ड्रन नाउ वेंट अप टू 57%। तो अब ये कहना है NFHS4 के द्वारा कि 50% जो है प्रेवलेंस बढ़ गया है, ना कि घटा है। दिस एंड मैनी अदर हेल्थ इश्यूज कैन बी एड्रेस्ड थ्रू द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो उनका कहना ये है कि अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए। तो स्कूल एजुकेशन से पब्लिक हेल्थ और सोशल वेलफेयर जो और विमेन एम्पावरमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी चीज़ों से हम इसमें काम कर सकते हैं। Based on expert advice, those in charge of the implementation of the ICDS and the nutritious meal program can enhance the component of nutrition to those children having specific problems। तो उनका जो एक्सपर्ट की एडवाइस के अगर ऊपर हम जाएं तो उनका कहना ये है कि जो ICDS को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसके तहत आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे भारतवर्ष में, तो ICDS स्कीम के तहत और न्यूट्रिशियस मील प्रोग्राम के तहत हम ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि अनीमिया जैसी बीमारियों से या अनीमिया जैसी दिक्कतों से बचा जाए। द लेटेस्ट ब्रेकफास्ट स्कीम इज़ अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन। तो यही स्टेप लिया गया है ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत कि बच्चों को अब मिड डे मील तो मिलेगा ही, साथ ही साथ ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट आता है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और भारत का एक बैलेंसिंग एक्ट। अब देखिए, जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है ये रशिया ने चलाया है अपने फार ईस्ट का जो उसका एरिया है, व्लादिवोस्टॉक और जो पैसिफिक ओशन से लगता हुआ, जो प्रशांत महासागर से लगता हुआ जो एरिया है, उस पर फोकस करने के लिए कि उसमें इन्वेस्टमेंट आए। तो वहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो डेटा दिया गया है कि कितना कितना पैसा वहाँ पे खर्च हो रहा है। तो नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स साइंड एट EEF 2022 एज पर इंडस्ट्रीज़ की किस किस इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से कितने कितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में, तो वो बताए गए हैं। जैसे एजुकेशन और साइंस पे 15%, जो जितने भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं उसके 15% एग्रीमेंट जो हैं पढ़ाई पे हुए हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे 33% हुए हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स पे 14%, इंडस्ट्री पे और कंस्ट्रक्शन पे, यानी जब भी कोई चीज़ का निर्माण होगा तो 12%, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग, यानी वहाँ पे जो निवेश होगा और जो बैंकिंग होगी उस पर 7%, हाई टेक्नोलॉजी पे 7%, इन्वायरमेंट पे 6%, इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे 6%। तो ये जो 6% इन्वायरमेंट पे हुआ है, अगर इसकी क्वांटिटी कुछ बढ़ती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर 6% हुआ है और बाकी लोगों पे यानी कि बाकी सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि देश अभी भी, अलग अलग देश जो हैं वो अभी भी इन्वायरमेंट को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि रशिया होस्टेड दी 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोस्टॉक फ्रॉम September 5 to 8। तो 5 सितंबर से 8 सितंबर तक रशिया ने 7वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को होल्ड किया व्लादिवोस्टॉक में। 4 दिन का ये फोरम था। ये प्लेटफॉर्म है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिससे कि वो अपना बिजनेस रशिया के फार ईस्ट रीजन में चला सकें, यानी वहाँ पे एक्सपेंड कर सकें। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है, अगर हम देखें तो ये जो है 2015 में इस्टेब्लिश किया गया टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द RFE। RFE का मतलब है रशियाज़ फार ईस्ट। ये रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है, ये रशियाज़ फार ईस्ट का मतलब वो RFE। तो रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, उसके लिए ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम बनाया गया। द EEF डिस्प्लेज द इकोनॉमिक पोटेंशियल, कि आर्थिक पोटेंशियल कितना है, सामर्थ्य कितना है, सूटेबल बिजनेस कंडीशंस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द रीजन। एग्रीमेंट्स साइंड एट द EEF इंक्रीज्ड फ्रॉम 217 इन 2017 टू 380 एग्रीमेंट इन 2021 वर्थ 3.6 ट्रिलियन रूबल्स। रूबल्स जो है वो रशिया की करेंसी है। तो उनका कहना ये है कि जब EEF में 2017 में 217 एग्रीमेंट साइन हुए थे और अब 2021 में 380 एग्रीमेंट साइन हुए थे। एज ऑफ 2022 ऑलमोस्ट 2729 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आर बीइंग प्लान्ड इन द रीजन। 2022 में के हिसाब से देखें तो 2700 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं और उनको डिसाइड किया गया है। द एग्रीमेंट्स फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एग्रीमेंट्स किस किस चीज़ पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है कि यहाँ पे जो बुनियादी ढांचे बनाने हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं, परिवहन की परियोजनाएं हैं, मिनरल एक्सकेवेशन है कि खनिज का उत्खनन करना है, आपको निकालना है, कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, इंडस्ट्री यानी उद्योग और कृषि यानी कि एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है। तो मेजर एक्टर्स कौन है फोरम में अगर हम देखें और उनके इंटरेस्ट क्या हैं, तो दिस ईयर द फोरम एम्ड एट कनेक्टिंग द फार ईस्ट विद द एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये कहा जा रहा है कि फार ईस्ट को एशिया पैसिफिक रीजन से कनेक्ट करने की बात की जा रही है। चाइना इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द रीजन। तो चाइना जो है अब तक सबसे बड़ा इन्वेस्टर निकल के आया है यहाँ पे। एंड एज इट सीज पोटेंशियल इन प्रमोटिंग द चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड द पोलर सी रूट इन द RFE। तो उनका कहना यह है कि चाइना
काफ़ी ज़्यादा फोकस कर ही रहा है, सब जगह वो हाथ पैर मार रहा है, तो वो रशिया का फार ईस्ट, क्योंकि चाइना का सीधा बॉर्डर उससे लगता है, तो चाइना वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल इन्वेस्टमेंट का रीजन में 90% है, यानी अगर पूरे रशिया के फार ईस्ट में 100 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं तो 100 में से 90 रुपये चाइना अकेला इन्वेस्ट कर रहा है। रशिया हैज़ बीन वेलकमिंग चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट सिंस 2015, और चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है 2015 से आ ही रहा है वहाँ पे, और रशिया उसके लिए खुश है। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे हैज़ फर्दर हेल्प रशिया इन चाइना इन एडवांसिंग ट्रेड टाइज। तो जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक को कनेक्ट करती है, पूरा रशिया कवर करती है, तो वो उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है रशिया की और चाइना की। द कंट्री शेयर अ 4000 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, तो 4000 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर भी है रशिया चाइना का, विच एनेबल्स देम टू टैप इनटू ईच अदर्स रिसोर्सेज विद सम इंफ्रास्ट्रक्चरल असिस्टेंस। तो यानी कि उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, थोड़ा बहुत भी बुनियादी ढांचे में इंफ्रास्ट्रक्चरल असिस्टेंस देंगे एक दूसरे देश को, तो दोनों देश जो हैं बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। चाइना इज ऑल्सो लुकिंग टू डेवलप इट्स हिलियोंग जियांग प्रोविंस विच कनेक्ट्स विद द RFE। तो वहाँ पे चाइना ये भी देख रहा है कि जो रशिया से बॉर्डर लगाता हुआ उनका हिलियोंग जियांग प्रोविंस है, यानी कि ये साम्राज्य, उनका जो एक राज्य कह दीजिए कि एक राज्य है, प्रांत है, उसको जो कि रशिया के फार ईस्ट से बॉर्डर लगाता है, वो भी डेवलप हो पाए। चाइना एंड रशिया हैव इन्वेस्टेड इन अ फंड टू डेवलप नॉर्थ ईस्टर्न चाइना एंड द RFE। अब चाइना और रशिया ने एक फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है जिससे चाइना का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट डेवलप हो और रशिया का फार ईस्ट डेवलप हो, थ्रू कोलैबोरेशंस ऑन कनेक्टिंग द सिटीज़। अब ये देखिए नाम क्या लिखे हैं इसके, ब्लागोवेंशिस्क एंड ही अब वाया 1080 मीटर ब्रिज, कि इन दोनों शहरों को कनेक्ट किया जाएगा। ये रशिया का ब्रिज है, ये रशिया का शहर है और ये चाइना का शहर है। सप्लाइंग नेचुरल गैस प्रोवाइड की जाएगी। रेल ब्रिज कनेक्टिंग द सिटीज़, इन दोनों शहरों को कनेक्ट किया जाएगा। बिसाइड्स चाइना, साउथ कोरिया हैज़ ऑल्सो बीन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इट्स इन्वेस्टमेंट्स। साउथ कोरिया पैसा लगा रहा है, साउथ कोरिया जो है शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगा रहा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, गैस लिक्विफाइंग प्लांट्स में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और मछलियों में, यानी कि मछली उत्पादन में, फिशरीज में। 2017 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है कोरिया का और जो फार ईस्ट का डेवलपमेंट फंड ने है, उसने अनाउंस किया कि देयर इंटेंशन टू इंजेक्ट $2 बिलियन इन द RFE, यानी कि $2 बिलियन, यानी कि भारत के हिसाब से करीब आज के टाइम पे 16 से 17 हज़ार रुपये, 16 से 17 हज़ार करोड़ रुपए की बात की जा रही है, कि 16,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात की गई है। जापान भी बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन गया है फार ईस्ट में। 2017 में जापानीज़ इन्वेस्टमेंट्स $16 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। जापान सीक्स टू डिपेंड ऑन रशियन ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज फ्रॉम द 2011 मेल्ट डाउन इन फुकुशिमा। तो 2011 की जब सुनामी आई तो उसके वजह से जो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट था जापान का, जब वो मेल्ट डाउन हो गया, यानी कि उसने काम करना बंद कर दिया, तो जापान बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया रशिया पे कि वहाँ से ऑयल मिल सके। वो अलग बात है कि जापान के बीच में और रशिया के बीच में इस टाइम पे तनातनी चल रही है, यानी कि इस टाइम पे उनके रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जिन आइलैंड्स के ऊपर विवाद चल रहा है रशिया का और जापान का। तो जापान ऑल्सो सीज अ मार्केट फॉर इट्स एग्रो टेक्नोलॉजीज। फिर हाउएवर द मोमेंटम ऑफ ट्रेड विद एग्जिस्टेड विद शिंजो आबे वाज लॉस्ट विद द लीडरशिप ऑफ योशिहिडे सुगा एंड फ्यूमियो किशिदा। तो पहले शिंजो आबे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जापान के, उनके बाद फिर योशिहिदे सुगा आए थे और उनके बाद फूमियो किशिदा आए हैं। तो शिंजो आबे की कुछ दिनों पहले गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, असैसिनेशन कर दिया गया जापानीज़ पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर का, फॉर्मर जापानीज़ पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर। तो उनका कहना ये है कि शिंजो आबे के टाइम पे जो ट्रेड टाइज थे, यानी कि व्यापार के जो संबंध थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और उनके जो सक्सेसर्स आए हैं, चाहे वो योशिहिदे सुगा रहे हों और चाहे वो फूमियो किशिदा रहे हों, उनके बाद इतने रिलेशंस अच्छे नहीं रहे। द ट्रेड टाइज बिटवीन जापान एंड रशिया आर हिंडर्ड बाय द क्यूराइल आइलैंड डिस्प्यूट। यही मैं आपको बता रहा था कि जो क्यूराइल आइलैंड्स के जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसके वजह से थोड़ा सा रिलेशन में खटास आई है जापान और रशिया के। इंडिया भी अब अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे दिखा रहा है। इंडिया सीक्स टू एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द रशियाज फार ईस्ट। ड्यूरिंग द फोरन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेस किया दैट द कंट्रीज रेडीनेस इन एक्सपेंडिंग ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट इन रशिया। इंडिया किस चीज़ में कॉपरेट करना चाह रहा है? एनर्जी में, दवाइयों में, मैरीटाइम कनेक्टिविटी में, हेल्थ केयर, टूरिज्म, डायमंड इंडस्ट्री और सीधे सीधे आर्कटिक बोला है भारत सरकार ने। 2019 में भारत ने बहुत ही कम पैसा दिया, $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें, जापान $16 बिलियन दे रहा है,
और बाकी कंट्रीज आप देख सकते हैं कितने कितने दे रहे हैं। साउथ कोरिया जैसे देश $2 बिलियन दे रहा है। भारत जैसा देश जो कि इतना बड़ा देश है साउथ कोरिया के सामने, वो मात्र $1 बिलियन दे रहा है। तो यानी कि हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रेस में नहीं हैं, हम भी रेस में तो हैं, लेकिन वो अलग बात है कि रेस में बहुत पीछे हैं। थ्रू द EEF, इंडिया एम्स टू एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग इंटर स्टेट इंटरेक्शन विद रशिया। बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं गुजरात के और जो रिपब्लिक है सखालीन का, सखा का, हैव लॉन्च्ड एग्रीमेंट्स। उन्होंने डायमंड और फार्मास्यूटिकल्स के लिए प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए हैं गुजरात की सरकार ने और वहाँ पे जो रिपब्लिक है सखा का। तो EEF का यानी कि जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, इसका एम क्या है अगर हम देखें तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI लाया जाए रशिया के फार ईस्ट रीजन में। फिर रीजन इनकम्पासिस 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ रशियाज टेरिटरी, यानी कि ये जो रीजन है ये करीब करीब 1/3 है रशिया की टेरिटरी का। एंड इज़ रिच विद नेचुरल रिसोर्सेज, और ये बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन हैं उनसे रिच है। जैसे कि वहाँ पे मछलियाँ बहुत मिलती हैं, आपको ऑयल मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेंगी, लकड़ी है, डायमंड है और दूसरे मिनरल्स हैं। और जो स्पार्स पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, बर्फ़ पड़ी रहती है, साइबेरिया का रीजन है क्योंकि ये, तो वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या रहती है। इज़ अनदर फैक्टर फॉर इनक्रेजिंग पीपल टू मूव एंड वर्क इन फार ईस्ट। क्योंकि जो इस टाइम पे जो रशिया के लोग हैं वो ज़्यादातर यूरोप वाला जो रशिया है, जहाँ पे आपको सेंट पीटर्सबर्ग मिलेगा या मॉस्को मिलेगा, वो वहाँ पे जाते हैं और इस रीजन में बहुत कम लोग आते हैं। तो रशिया के इस रीजन में बहुत कम लोग आते हैं या रहने चाहते हैं, उनको इस रीजन में बुलाने के लिए रशिया का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाना दूसरे देशों के से बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। रीजन्स रिचेज एंड रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू 5% ऑफ रशियाज GDP। इस रीजन से करीब करीब रशिया की GDP में 5% योगदान होता है। डिस्पाइट द अबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, जो इशू वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इशू है लोग नहीं है। वहाँ पे चीज़ें हैं, संसाधन हैं, लोग उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको यूज़ करें कैसे, क्योंकि वहाँ पे लोग रहना ही नहीं चाहते। RFE इज जोग्राफिकली प्लेस्ड एट अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक्टिंग एज अ गेटवे इनटू एशिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रशिया का फार ईस्ट रीजन जो है वो गेटवे हो सकता है किसके लिए, एशिया के लिए। विद द फास्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिटीज़ जैसे कि व्लादिवोस्टोक, खबारवोस्क, उलान उडे, चीता और भी जितने भी देश और जितने भी शहर हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट एम्स टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट्स इन द रीजन। तो सरकार जो है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्शन दे रही है कि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं इस रीजन में। रशिया इज़ ट्राइंग टू अट्रैक्ट द एशियन इकोनॉमीज़ इन इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग। फिर EEF एक एनुअल गैदरिंग है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक एनुअल गैदरिंग है, यानी कि हर साल मिलते हैं। 2015 से लेके 2022 में हम 7वीं बार मिले हैं। फोरम कम्स एट एन अपॉर्चुन टाइम फॉर रशिया हु इज़ डीलिंग विद द इम्पैक्ट ऑफ द सैंक्शंस। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, युद्ध में वो बिजी है यूक्रेन के साथ। मोर ओवर द कमिंग टुगेदर ऑफ कंट्रीज जैसे कि म्यांमार वहाँ पे आए हैं, अर्मेनिया, रशिया, चाइना, सीम्स लाइक द फॉर्मिंग ऑफ एन एंटी सैंक्शंस ग्रुप ऑफ इन द इंटरनेशनल ऑर्डर। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी देशों पे किसी न किसी रूप में सैंक्शन लगे हुए हैं। क्योंकि म्यांमार में कू हो रखा है, वहाँ पे इसलिए लगे हुए हैं। अर्मेनिया में अर्मेनिया अजरबैजान लड़ रहे हैं, इसलिए लग रहे हैं। रशिया है, चाइना है, सभी देशों पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये एक ग्रुपिंग हो गई है जो एंटी सैंक्शंस हैं, यानी कि सभी सैंक्शन, जिन देशों पे भी सैंक्शन लगे हुए हैं वो सभी देश क्या हो गए, आपस में उन्होंने संबंध बना लिए हैं। नेक्स्ट आता है, विल इंडिया बी एबल टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और IPEF। अब देखिए डिफरेंस क्या है, EEF बनाया है रशिया ने, IPF बनाया है USA ने। दोनों देश आपस में दूसरे के एंटी हैं, और भारत दोनों का ही मेंबर है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का भी और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी कि IPEF का भी। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भारत दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में तालमेल कैसे बिठाएगा। ये कुछ उसी प्रकार से है जैसे कि भारत क्वाड का मेंबर भी है और भारत SCO का मेंबर भी है। The US-led Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity and the Eastern Economic Forum are incomparable based on its geographic coverage और partnership। तो उनका कहना ये है कि जो IPEF है और EEF है ये इनकम्पेरेबल है, यानी कि आप दोनों कंपेयर नहीं कर सकते। और इनकी जो पार्टनरशिप है, इनकी जो होस्ट कंट्रीज हैं, यानी कि एक का USA है और एक का रशिया है, तो वो दोनों भी अलग अलग हैं। इंडिया का वेस्टेड इंटरेस्ट है, इंडिया का इंटरेस्ट है दोनों देशों में, निहित स्वार्थ है, यानी कि इंडिया हैज़ नॉट शाइड अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द रशिया
भारत ने रशिया में भी इन्वेस्ट करना चाहा है, और भारत ने ये भी ध्यान देने वाली बात है कि IPEF के जो ट्रेड पिलर है, 4 पिलरों में से एक पिलर था ट्रेड पिलर, उसमें से खुद को बाहर भी रखा है। At the same time, India has given its confirmation and acceptance to 3 of the 4 pillars in the IPEF. IPF partners will act as a new sources of raw material and other essential products, further reducing India's reliance। देखिए भारत के लिए IPF इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत को चाइना पे से अपनी डिपेंडेंस कम करनी है। हमने देखा है कि किस तरह से पिछले दिनों गलवान वैली में जो हुआ, उसके बाद फिर भारत ने चाइना के साथ संबंध थोड़े से वो ख़राब नहीं इसलिए भी कर सकता था क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है चाइना पे। अगर वो रिलेशंस ख़राब करेगा तो भारत के अंदर महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी क्योंकि चाइना से जो सामान आता है वो आना बंद हो जाएगा। यानी कि युद्ध चाहे होता रहे चाहे ना होता रहे, लेकिन ट्रेड एक ऐसी चीज़ है जो एक देश को दूसरे देश पे मजबूर कर देता है डिपेंड होने के लिए, और भारत उसमें मजबूर नंबर 1 कह सकते हैं आप कि भारत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है चाइना के साथ वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो सारा का सारा या लगभग चाइना के फेवर में है, क्योंकि हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक चीज़ है। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में पे गैप की बात की जा रही है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है पे में। तो 5,000 रुपये का गैप आ रहा है। उनका कहना यह है कि मंथली अर्निंग्स में एक नॉन SC और एक नॉन ST में, और वेजेस ऑफ पर्सन फ्रॉम द SC/ST। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी का पर्सन है तो वो 5,000 रुपये ज़्यादा कमाता है एज़ कंपेरिजन टू SC/ST से। एज़ पर द इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022, जो ये हाईलाइट कर रहा है कि बायस है मीन इनकम में SC/ST के शहरी एरियाज़ में जो कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं। उनका कहना यह है कि SC/ST कमाते हैं 15,000 रुपये, और जो रेगुलर और जो दूसरे जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं या OBC कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं वो 20,000 रुपये कमाते हैं। दिस मीन्स कि जनरल कैटेगरी के लोग 33% ज़्यादा कमा रहे हैं SC/ST से। तो ये एक इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट आई है 2022, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ कही गई है। फिर 2022 में एक चिप्स एंड साइंस एक्ट आया है US का, विच गिव अंडर विच सम $50 बिलियन इन इंसेंटिव्स विल बी गिवन टू अमेरिकन कंपनीज़। तो अमेरिकन कंपनीज़ में अब देखिए अमेरिका कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, $50 बिलियन की बात कर रहा है कि वो वहाँ के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, क्योंकि अभी तक हम चाहे USA भी हो, भारत की जगह USA भी हो, वो भी बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स पे चाइना पे डिपेंडेंट हो रखा था। और अब चाइना के साथ जब उसके ट्रेड रिलेशंस या वैसे भी रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, तब वो चाह रहा है कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगें USA में और वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन हो। तो उसके लिए वो चिप्स एक्ट लेके आया 2022 का, और $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात कही जा रही है। चलिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सर M विश्वेश्वरैया पे कुछ क्वेश्चन हैं। तो उनको MV के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पहले सिविल इंजीनियर माने जाते हैं और 19वें दीवान थे मैसूर के। 1912 से लेकर 1918 तक इन्होंने सर्व किया। 15 सितंबर को उनका बर्थडे होता है, जिस दिन इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? भारत में, श्रीलंका में और तंजानिया में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे इनके जन्मदिन पर सिर्फ भारत में ही नहीं, श्रीलंका और तंजानिया में भी मनाया जाता है। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि 15 सितंबर को जो इंजीनियर्स डे है वो भारत के साथ साथ और किन 2 देशों में मनाया जाता है? या 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे कि चारों में से किसी और में मनाया जाता है। तो तंजानिया भी है और श्रीलंका भी है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं MV के रिगार्डिंग। तो 2 मेट्रो स्टेशन इन इंडिया आर नेम्ड आफ्टर MV, नेम द स्टेशंस एंड द सिटीज़। तो कौन कौन से स्टेशन हैं, शहर कौन कौन से हैं? तो पहला स्टेशन है सर M विश्वेश्वरैया स्टेशन, सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर में, और सर विश्वेश्वरैया मोतीबाग न्यू दिल्ली में। फिर आता है कि विश्वेश्वरैया फेवर्ड द सेटिंग अप ऑफ अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। यानी कि विश्वेश्वरैया ने बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि इस देश के अंदर जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका सेटअप होना चाहिए। हाउएवर दिस वाज अपोज्ड बाय द फ्रीडम फाइटर हु हैड रिटन टू हिम सेइंग दे होल्ड डायमेट्रिकली अपोजिट व्यूज़। अब एक फ्रीडम फाइटर ऐसे थे जिन्होंने MV की जो बात थी कि क्योंकि MV ने कहा कि बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए, और एक फ्रीडम फाइटर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ के सपोर्ट में नहीं है, वो चाहते हैं कि छोटी इंडस्ट्रीज़ बने, हथकरघा उद्योग बने, यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट्स के काम होते हैं ज़्यादातर वैसे हों। तो वो कौन पर्सन थे जिन्होंने उनको अपोज किया MV को? वो थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी हमेशा से ट्रस्टीशिप थ्योरी पे उन्होंने काम किया है। उनका कहना ये था कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ में लेबर की खपत कम होती है। बड़ी इंडस्ट्रीज़ इतने लोगों को रोज़गार नहीं दे पाती जितने ज़्यादा छोटी इंडस्ट्रीज़ दे पाती हैं, क्योंकि छोटी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर काम मशीनों के द्वारा नहीं होता है, हाथों के द्वारा काम होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा लोगों की खपत हो जाती है।
एक डिवास्टेटिंग फ्लड आया 1908 में, जिसकी वजह से 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। बाद में विश्वेश्वरैया को इनवाइट किया गया कि शहर को दोबारा बनाया जाए, तरीके बताए जाएँ कि किस तरह से इस कैटास्ट्रॉफी से, यानी कि इस जो भयावह जो स्थिति बनी थी उससे बचा जा सके। उन्होंने एक डैम बनाया एक रिवर पे अपस्ट्रीम फ्रॉम द सिटी, और अनदर रिजर्वायर वाज बिल्ट ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ द मेन रिवर 7 years लेटर। बाद में 7 साल बाद एक और रिजर्वायर बनाया गया। तो आपको दोनों रिजर्वायर के नाम बताने हैं और किस में बनाया गया था। तो ये हैदराबाद की बात है। उस्मान सागर और हिमायत सागर दो वहाँ पर रिजर्वायर बनाए गए। इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है वो 2 वाटरफॉल्स के बीच में है और अभी भी काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को जो बनाया है वो दीवान शेषाद्री अय्यर और दीवान सर एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था मैसूर किंगडम में। तो वो वाटरफॉल्स कौन है? वो हैं भारा चुक्की फॉल्स और गगन चुक्की फॉल्स। यानी कि ये पावर स्टेशन इन्होंने बनाया था और अभी भी चल रहा है। अलॉन्ग विद द KRS डैम, MV ऑल्सो डिज़ाइन द खड़कवासला रिजर्वायर नियर पुणे। तो पुणे, महाराष्ट्र के जो पुणे है वहाँ पे खड़कवासला है। ही डिज़ाइंड एंड कंस्ट्रक्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गेट विच वॉज इंस्टॉल्ड एट खड़कवासला रिजर्वायर। टिगरा डैम और KRS डैम, तो एक उन गेट्स को क्या कहा जाता है? उनको स्वचालित गेट्स यानी कि ऑटोमेटिक गेट्स कहे जाते हैं। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एंड बाय बाय।